हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द बुक इंडिका ऑफ मेगास्थनीसिस गिव्स अकाउंट ऑफ। सभी की सभी स्टेटमेंट्स एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड स्टेटमेंट कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ। थर्ड मॉडर्न मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ फेमाइन एट द एंड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य रेन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का पहले खुद से आंसर ट्राई कीजिए। अब देखिए, मेगास्थनीसिस कौन था? ये सेल्कस निकेटर ने एक एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य अंपायर में, और मेगास्थनीसिस ने एक बुक लिखी थी इंडिका। हालांकि ये जो बुक है आज की डेट में हम इसको खो चुके हैं, लेकिन ये फ्रेगमेंट्स में अवेलेबल है और इसी के आधार पर हम जान पाए हैं कि इस बुक में हमें किस प्रकार की नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में 300 बीसी में फेमाइन आया था, इसकी जानकारी इस बुक में हमें नहीं मिलती। और यहाँ पर मेगास्थनीसिस ने मेंशन ही नहीं किया कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में फेमाइन आया था। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, मैं आपको 2 सेशन ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ मगध अम्पायर में, और हमने मगध अम्पायर में सबसे पहले डिस्कस किया था प्री मॉडर्न अम्पायर, और देन हमने डिस्कस किया था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। और जो थर्ड सेशन है उसमें हम कंप्लीट मौर्य को डिस्कस करेंगे, मतलब मॉडर्न जो रूलर्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन तीनों सेशन को अच्छे से देखिएगा। और एंशियंट समय में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लार्जेस्ट डायनेस्टी थी मगध में मौर्यंस। तो इसको आप जब देखोगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणापथ एंड उत्तरापथ वेयर। अब देखिए, दक्षिणापथ एंड उत्तरापथ ये बेसिकली हम इसको किससे रिलेट करते हैं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, टू ग्रेट हाईवेज दैट हैव कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट सिंस द आयरन एज। ऑप्शन बी है, पाली ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टू डिफरेंट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ऑप्शन सी है, एक्सटेंशन ऑफ चोला अंपायर इन श्रीलंका एंड नॉर्थन इंडिया रिस्पेक्टिवली। एंड ऑप्शन डी है, द लार्जेस्ट गोपुरम्स ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल मेड अंडर राजा राजा फर्स्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, दक्षिणापथ एंड उत्तरापथ ये बेसिकली ग्रेट हाईवेज थे आयरन एज से। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बार हम देख लेते हैं कि दक्षिणापथ कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता था। देखिए, दक्षिणापथ इंडिया में मगध टू प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान है या फिर प्रस्थान, इसको कनेक्ट करता था। एंड उत्तरापथ ये तक्षशिला, जो तक्षशिला या फिर आप नॉर्थन वेस्टर्न वाला रीजन है, इसको आपस में कनेक्ट करता था। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अराउंड द टाइम अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। अब अलेक्जेंडर ने इन्वेड कब करा था? 335 बीसी। आगे की स्टेटमेंट देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य इनिशिएटेड अ पॉपुलर मूवमेंट एंगेज द नंदा रूलर, व्हाई वाज द मूवमेंट लॉन्च्ड। अब देखिए, नंदा डायनेस्टी के दो ही रूलर हुए हैं, एक है महापद्मानंद, एक है धनानंद। महापद्मानंद ने कब रूल करना स्टार्ट करा था? 345 बीसी में। और महापद्मानंद ने रिटायरमेंट ले ली थी और अपने एल्डर सन को रूलर बनाया था धनानंद 326 बीसी में। अब हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? द ऑप्रेसिव वे ऑफ टैक्स कलेक्शन बाय नंदास वेयर रिजेंटेड बाय पीपल। और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य ने प्लानिंग करी थी कि हम नंद अंपायर को हरा देंगे और देन नेक्स्ट डायनेस्टी रूल करेगी। और कौन सी डायनेस्टी थी? मौर्यंस। अब यहाँ पर ऑप्शन ए आपको समझ में आ गया। ऑप्शन बी, द नंदा किंगडम वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड एंड अनेबल टू विदस्टैंड एनी फॉरेन इन्वेजन। अब देखो, नॉर्थन वेस्टर्न साइड से जब इन्वेजन हुआ था तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली नंदा किंगडम फाइनेंशियली वीक थी और इसी वजह से ये फॉरेन इन्वेजन को रोक ना पाई। ठीक है। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, नंदा वाज वीक डायनेस्टी विच कुड बी अनसर्व्ड फॉर फाइनेंशियल गेन्स टू मौर्यंस। एंड ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव अनसर्व्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। देखिए, अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि नंदा डायनेस्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और वीक नहीं थी ये, और नॉर्थन रीजन में इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। और जब इन्वेड हुआ था हमारे इंडिया में तो चाणक्य ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप इस इन्वेजन को रोकिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नॉर्थन वेस्टर्न रीजन में हम इन्वेजन को नहीं रोकेंगे क्योंकि इसके इन बिटवीन पहाड़ियाँ थी, माउंटेन्स थे जिसको हम हिंदू कुश माउंटेन रेंज कहते हैं। और इसका जो इधर वाला रीजन था ये काफ़ी अनस्टेबल रहता था और यहाँ पर अटैक होते रहते थे। तो यहाँ पर इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौटिल्य ने प्लान किया कि जो इंडियन टेरिटरी को ही नहीं प्रोटेक्ट कर पाया या कर सकता, उसको हम इंडिया का रूलर नहीं बनने देंगे या बना रहने देंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं।
और यही एक रीज़न था कि इन्होंने प्लानिंग करी थी। वैसे स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी और ऑप्रेसिव वे से टैक्स यहाँ पर वसूला जाता था। ये रीज़न बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और जब धनानंद ने रूल करना स्टार्ट करा था, ये ऑर्थोडॉक्स पर्सनैलिटी के थे और इनसे जनता बहुत ज़्यादा नाखुश थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। ऐसे क्वेश्चन ही हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ दिस साइट्स वेयर रिलेटेड टू मौर्यन किंगडम। अब देखिए, मौर्यंस ने कंप्लीट इंडिया में रूल किया है, सिर्फ 2 एरियाज को छोड़ दो, एक्सट्रीम साउथ। अब यहाँ पर अगर आपको पता है कि सोपारा, मेरठ, सोपड़ा या फिर सुपारा एंड सांची एंड धौली कहाँ पड़ता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट करना बहुत ईजी होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये एरिया महाराष्ट्र में है, मेरठ हम सब जानते हैं यूपी में है, सांची मध्य प्रदेश में है, भी काफ़ी फेमस सिटी है, एंड धौली ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। अब आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा। ये चारों जो एरियाज़ हैं, ये चारों साइट्स, ये बेसिकली मॉडर्न किंगडम के अंडर ही आती थी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक्सट्रीम साउथ वाले रीजन है, ये हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। द 3 ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज विच आर मेंशन इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन ऑफ द 3rd century BC एंड इन सम खारवेलाज इंस्क्रिप्शन ऑफ द 1st century BC कैन बी। अब देखिए, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो अशोका की इंस्क्रिप्शन थी, मैंने काफ़ी डिटेल में ये सेशन डिस्कस किया है और एक सेशन में कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री का डिस्कस करवाऊंगा और वो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड होगा और न्यूमिस्मेटिक जो हमें कॉइन्स मिले हैं उससे रिलेटेड होगा। और वो कंप्लीट सेशन में आपको एंशियंट हिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि हमें सोर्सेज कहाँ से मिले हैं, किस तरह से सोर्सेज के आधार पर जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को लिखा है। तो वो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो मैं सेशन ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपका उससे अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 3 ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज़ का हमें मेंशन देखने को मिला है अशोका इंस्क्रिप्शन में। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पंचायतनाज, निबिकाज एंड रूहालियाज एंड राष्ट्रकूतास, पल्लवास, ढूंढास, चोलास, पांड्यास, चेरास एंड मुंदाकास, निराल्यास एंड सेनास। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर रूल करते थे, एक्सट्रीम साउथ वाले रीजन में, चेरा, चोला एंड पांड्या। और संगम ये जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको तीनों डायनेस्टी को मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर इन द ग्रीक लैंग्वेज वाइल दोज इन द नॉर्थन वेस्टर्न ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। जो हमें नॉर्थन वेस्टर्न रीजन में इंस्क्रिप्शन मिली है, ये अरामिक एंड प्राकृत लैंग्वेज में है, मतलब बाइलिंगुअल है, या इसको आप खरोष्टी स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो। एंड सेकंड स्टेटमेंट है अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन इन बोथ प्राकृत एंड ब्राह्मण स्क्रिप्ट। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है फिर दोनों गलत है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें इस स्टेटमेंट में, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है ये मेनली कहाँ पर बनाई जाती थी, पाटलिपुत्र में, और देन इनको इंस्टॉल करा जाता था डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में। और ये मोस्टली हमें प्राकृत और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में ही देखने को मिली है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ मोस्ट नहीं हम कह सकते, सम अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर इन ग्रीक लैंग्वेज। जो नॉर्थन वेस्टर्न रीजन है ना, यहाँ पर हमें कुछ ग्रीक लैंग्वेज की इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है, और नॉर्थन वेस्टर्न वाले रीजन में हमें खारोष्टी स्क्रिप्ट से भी इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है, जिसको आप आरामिक एंड प्राकृत का कंबाइंड वर्जन कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू अशोका वंदना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, अशोका वंदना में हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज़ अ टेक्स्ट रिटन इन पाली लैंग्वेज दैट एस्पोजेस अशोका धमा। अब अशोकन धमा क्या है, जब अशोका ने कलिंग वार के बाद, कलिंग वार कब हुआ था, 261 BC में, फिजिकल एक्यूपेशन को छोड़कर कल्चर एक्यूपेशन को चूज़ किया था, मतलब भीर घोष को छोड़कर धमा घोष को मतलब चुना था, और उपागुप्त के कहने पे बुद्धिज़्म को अपनाकर बुद्धिज़्म को ही सेपरेट किया था ऑल ओवर द जो रेन रहा था अशोका का 261 BC के बाद। अब देखिए, अशोका क्या करता था, जो इसके नोबल्स थे ना और जो इसके फैमिली मेम्बर्स थे, उनकी अपॉइंटमेंट करता था एज अ धमा मंत्रास, और इनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में भेजता था, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जाकर ये बेसिकली बुद्धिज़्म को सेपरेट करते थे। अपने बेटा और बेटी को भेजा था सिलोन में, महिंद्रा एंड संघमित्रा। इवन जो बोध गया में बोधि ट्री है, उसके कुछ सैम्पलिंग लेकर कि आप सिलोन में जाएं और ये ट्री को वहाँ पर भी इंस्टॉल करें। तो ये जो अशोका वंदना है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, ये सही है। इसको अभी के लिए हम देखते हैं। पहले हम सेकंड स्टेटमेंट एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इट वाज रिटन बाय अशोका हिमसेल्फ टू प्रेज द सिटी ऑफ मथुरा। क्या जो अशोका वंदना है, अशोका ने खुद लिखी थी, और इसमें मथुरा सिटी को काफ़ी ज़्यादा
ग्लोरीफाई किया गया, प्रेज किया गया है। तो आपने बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि अशोका वंदना जो है इसमें हमें ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि अशोका ने अपने धर्म मतलब जब बुद्धिज़्म को अपनाया था तो उसको किस तरह से सेपरेट करा, देन स्तूप्स इंस्टॉल करे। इंस्क्रिप्शन में बुद्धिज़्म से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिली। अशोका वंदना बेसिकली ये ग्लोरीफाई करती है अशोका की इमेज को, और ये जो बेसिकली टेक्स्ट बुक थी काफ़ी पॉपुलर हुई थी नेपाल में, तिब्बत में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। और मथुरा से रिलेटेड जो अशोका के समय में एक बुक लिखी गई थी, ये बुक अभी के लिए मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसका नाम बता दूंगा, बट ये अशोका वंदना नहीं थी, और जिसमें मथुरा सिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया था। तो आपके यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया महाजनपदास रूलर्स इम्पोज्ड टैक्सेस ऑन। अब देखिए महाजनपदास को हम स्टेट कंसीडर कर सकते हैं, और 16 स्टेट में हमारा प्यारा भारत डिवाइड हो गया था 600 BC में। अब उस समय जो स्टेट्स हुआ करते थे, वहाँ के जो रूलर्स थे, ये टैक्स किस पर लगाते थे? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। क्रॉप्स एंड क्राफ्ट पर्सन ओनली। ऑप्शन बी है गुड्स क्रॉप्स हंटर गैदर एंड क्राफ्ट पर्सन। ऑप्शन सी है गुड्स रॉयल सर्विस ओनली, एंड ऑप्शन डी है हंटर गैदर एंड क्राफ्ट पर्सन ओनली। तो देखिए टैक्स तो सब पर लगता था, गुड्स पर, क्रॉप्स पर, हर्डर्स पर, हंटर गैदर्स पर एंड क्राफ्ट पर्सन पर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन टैक्स अजम्प्टेड मतलब टैक्स पर छूट भी दी जाती थी। होपफुली यहाँ पर मैं ना सही बोल रहा हूँ, टैक्स अजम्प्टेड। एंड यहाँ पर ब्राह्मण्स पर टैक्स नहीं लगाया जाता था, और बुद्धिस्ट मोंग, जैनिज्म मोंग, इन पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। हालांकि ये डिपेंड करता था कि जो राजा महाराजा है ये कौन से रीजन से बिलोंग करता है, उसके आधार पर यहाँ पर टैक्स पर छूट दी जाती थी। वैसे मोस्टली महाजनपदास में जो रूलर्स हुए हैं वो सेकुलर रूलर थे, और सभी के सभी जो रिलीजन थे उनको बेसिकली प्रोपगेट करने में उनकी हेल्प करते थे। ऐसा नहीं कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड अगर वो कोई धर्म को अपना रहे हैं, या जैनिज्म से रिलेटेड धर्म अपना रहे हैं, या फिर वैदिक एज से रिलेटेड धर्म अपना रहे हैं, मतलब सनातन धर्मी है या बुद्धिज़्म अपना रखा है या फिर जैनिज्म, तो वो सिर्फ उसी धर्म को प्रोपगेट करने देंगे, बाकी धर्म प्रोपगेट नहीं होंगे। ऐसा नहीं था। एंशिएंट समय में हमें इस तरह के प्रमाण नहीं मिले। हाँ, पुष्यमित्रा शुंगा के समय में हम कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितनी स्तूप बनाई गई थी अशोका के द्वारा, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो वो भी कई बुक्स में उसको लेकर जो अभी के लिए कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कन्फ्लिक्ट है इस स्टेटमेंट में। बट हाँ, पुष्यमित्रा शुंगा से रिलेटेड ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपने ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर हमें जितने भी महाजनपदास में रूलर हुए, वो उन्होंने किसी भी धर्म को लेकर ऐसा यहाँ पर मतलब एक धर्म को लेकर यहाँ चूज़ नहीं किया था, सभी धर्म पर यहाँ पर टैक्स एग्जम्प्टेड था, ऐसे आप समझ सकते हैं। एंड सेकेंडली अगर मान लो कोई विडो वुमेन है, अगर वो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं उस समय, तो उनको भी ऐसा टैक्स फ्री रखा जाता था, मतलब जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चिल्ड्रंस पर भी ऐसा कोई टैक्स नहीं होता था, हालांकि चिल्ड्रन तो उस समय जॉब वगैरह नहीं करते थे। तो ये एक आप स्टेटमेंट यहाँ पर याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकायात्स बिलीव्स डैट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो 3 स्टेटमेंट है। एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, जो लोकायात्स होते हैं वो बेसिकली किस तरह से रिलेट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, ह्यूमन बींग इज मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट। थर्ड है, डेथ इज अनरियल एंड ह्यूमन बींग कॉन्टिन्यू टू सर्वाइव इज एथरियल फॉर्म आफ्टर डेथ। अब देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आपने बताना है कि लोकायात्स किसमें बिलीव करते थे। लोकायात्स का मतलब होता है जो मटेरियलिस्ट होते हैं। मटेरियलिस्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ, मटेरियलिस्ट। अब जो मटेरियलिस्ट होते हैं ये बेसिकली किस तरह से बिलीव करते हैं, एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिनाइंड, ये गलत है। देखिए यहाँ पर हम अगर देखें, ये बिलीव करते हैं एवरीथिंग इज नॉट प्री डिटर्मिनाइंड। एंड मटेरियलिस्ट टीचर अजीता केसम काम्बलिन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अजीता केसाकम ब्लिन, इनका बिलीव था कि जो ह्यूमन बीइंग है ये 4 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, और जब डेथ होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, तो ये चारों एलिमेंट पृथ्वी में समा जाते हैं, जैसे फ्लूइड टू वाटर, हीट टू फायर, विंड टू एयर, और सेंसेस पास इनटू स्पेस। तो हम 4 सेंसेस या 4 एलिमेंट से मिलकर बने, और मरने के बाद ये बेसिकली चारों अर्थ में समा जाते हैं। तो यहाँ पर नॉट प्री डिटरमाइंड आएगा, और यहाँ चारों तीनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन महासमंता वास। अब महासमंता हम किसे लेट करते हैं, और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द फर्स्ट मोनार्च ऑफ द वर्ल्ड, अ करेक्टर ऑफ गौतम बुद्धा's प्रीवियस लाइफ, अ कंपनसेट bodhisattvas who renounced his life for sanghas, and ऑप्शन डी है द प्रेस बुक कंसंट्रेटेड बुद्धा's relics। अब यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, द फर्स्ट मोनार्च ऑफ द वर्ल्ड। होपफुली 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। देखिए 2 सेशन में ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। प्री मॉडर्न हमने फर्स्टली डिस्कस किया था, देन हमने इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड डिस्कस किया था। थर्ड सेशन में हम मॉडर्न रूलर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों सेशन को आप अच्छे से देखिएगा। बुद्धिज़्म जैनिज़्म ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने कवर करवा दी है। तो ये जितने भी सेशन अभी एंशियंट हिस्ट्री से आपको देखने को मिले हैं, इनको अच्छे से देखिए, और इसी के आधार पर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो घटना चक्कर की आपको सीरीज देखने को मिल रही है, हम डिस्कस करते रहेंगे। और घटना चक्र की बुक अगर आपके पास है तो आप उसके बाद खुद भी क्वेश्चन बहुत ही ईजिली लगा पाएंगे अगर आप मेरे सेशंस देख लेते हैं। और MPPCS में मैंने 3 सेशन कवर किए हैं, वो सेशन मैं रिपीट नहीं करूँगा CUET सीरीज़ में, क्योंकि देखिए वो सेशन ऑलरेडी कवर हैं, तो आप इनको देखिए। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी कवर है, वो अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ये भी मैं दोबारा कवर नहीं करूँगा। लेकिन एंशिएंट एंड मेडिवल को हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन आपने जो सेशन कवर्ड हैं वो खुद से देखने हैं। और MPPCS में 3 सेशन कवर्ड हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, एंड मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कवर्ड है। बाकी CUET सीरीज़ में जो अभी के लिए सेशंस आएंगे हिस्ट्री के, तो वो आप देखते रहिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए। होपफुली इन 10 क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर इनकेस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।